दोस्तों, आपका मेरी क्लास में पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्लॉजेस से पूर्व किन चीज़ों को जानना जरूरी है उसके बारे में रूट में जानने का प्रयास किया था, क्योंकि उसके बगैर जो क्लॉज इतने टिपिकल लगते हैं या कठिन लगते हैं वो उतने टिपिकल होते नहीं हैं। तो हमने जैसे पिछली कक्षा में बताया था, हम अल्फ़ाबेट से शुरू हुए थे। अल्फ़ाबेट क्या हैं? वो सांकेतिक चिन्ह हैं, ध्वनियों के वो सांकेतिक चिन्ह हैं जो कि हमारे कंठ से निकलते हैं, और जब ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हमारे कंठ से निकलती है तो उनके प्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग सांकेतिक चिन्हों का सहारा लेते हैं। तो इन्हीं सांकेतिक चिन्हों के उस समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और हम देखा कि किस तरह एक ही ध्वनि संकेत के लिए विभिन्न प्रकार के सांकेतिक चिन्ह बनाए गए हैं। यही कारण है कि आज विश्व में इतनी अधिक भाषाएं हैं। यदि एक ही ध्वनि संकेत के लिए एक ही सांकेतिक चिन्ह होता पूरे विश्व में, तो संभवतः पूरे विश्व की भाषा एक ही होती। आज हमने फिर वही देखेंगे उसके आगे, उन्हीं सांकेतिक चिन्हों के समूह को हमने देखा क्या हुआ, वर्ड्स। मतलब हमारी भाषा की अगली इकाई वर्ड्स बनी, वो जिनको शब्द कहते हैं। और ये शब्द विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इनको कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी अच्छी तरह अगर हम ले लेते हैं, हमारी अवधारणा यदि स्पष्ट हो जाती है, तो हम फ्रेज, क्लॉज, नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है आदि को हम भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो पिछली कक्षा में हमने उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था और कैसे पहचानते उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज उन्हीं को हम विभिन्न उदाहरणों से पिछले कक्षा के उस ज्ञान को जोड़ते हुए उनसे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये हमने लिखा, मोहन has a black pen. Mohan has a black pen. Who has a black pen? मोहन। Who शब्द का जवाब देने वाला ये शब्द जो है नाउन कहलाएगा। What he has, what का भी उत्तर देने वाला शब्द जो होता है वो अधिकांशतः नाउन ही होता है। Black, what kind of pen? Black pen. तो black ने which kind of, what kind of या how, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो शब्द, वो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स होते हैं। और हमने देखा ये पेन को डिफाइन कर रहा है। पेन किस तरह का पेन? ब्लैक पेन। तो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव, और उसी के साथ ये संख्या में आ गया एक के लिए, तो ये नंबर को दर्शा रहा है, लेकिन ये भी नाउन को ही दर्शा रहा है, इसलिए इसको हम क्या है, एडजेक्टिव ही मानेंगे। इस तरह हम अगला देखते हैं कि आगे जो है हैज़, ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ, ये हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बतला रहा है कि मोहन के पास पेन है। जो हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब केवल एक्शन भी नहीं दिखलाते, बल्कि वो अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में भी कुछ कहते हैं। तो इस तरह हम ये जान सकते हैं कि मोहन हैज़ अ ब्लैक पेन। यहाँ हमने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। पहला नाउन,
वर्ब, एडजेक्टिव, और ये 3 चीज़ें हमने यहाँ जानी है। इसके पश्चात दोस्तों अगला उदाहरण हम लेते हैं। तो अगले उदाहरण में देखिए, ये जैसे हमने लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is the best policy. What is the best policy? Honesty. Honest शब्द का जो है नाउन फॉर्म है। ऑनेस्ट जो कि एक एडजेक्टिव की तरह ज़्यादातर काम करता है, वो यहाँ उसी का नाउन फॉर्म बन के आया है। ये हम देख रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी नाउन हुआ, और उसी तरह है पॉलिसी जो है वो भी नाउन है। व्हाट इज ऑनेस्टी? इट इज पॉलिसी हियर। अब इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी? बेस्ट पॉलिसी। तो दिस इज डिफाइनिंग अगेन अ नाउन, सो इट इज एन एडजेक्टिव। एंड इज जो है वो ऑनेस्टी के बारे में बतला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब। अब दोस्तों आगे हम वह देखते हैं, एक कहावत है, बेहतर ढंग से इस कहावत को हम समझ, आप लोग ने सुना भी है। आज हम उस कहावत के जरिए कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज who help themselves। तो यहां देखते हैं, गॉड हु हेल्प्स, गॉड हेल्प्स, गॉड हो गया नाउन। What does God do? उस do का जवाब है ये do, which, what, where, और के साथ जब ये do वर्ब, did वर्ब, does वर्ब लगती है, मेन वर्ब, तो ज़्यादातर उसके साथ आने वाले जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि एक्शन वर्ड ना केवल ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहे थे, बल्कि ज़्यादातर चाहे ये एक्शंस दिखलाते हैं। तो यहाँ ये एक्शन दिखला रहा है, तो ये आपका हेल्प्स जो शब्द है यहाँ पर वर्ब कहलाएगा। whom does God help? तो उस whom का जवाब है those। तो ये those किसी कुछ संख्या में कुछ नाउन हो सकता है, वो हमें पता नहीं, लेकिन उन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला शब्द है, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। अब आती है थोड़ा यहाँ समझने की आवश्यकता है दोस्तों। हु नो डाउट कंजंक्शन है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है कि ये जब दो सेंटेंसेस में अगर इसको स्प्लिट अप करते तो ये होता गॉड हेल्प्स दोज, और दूसरा सेंटेंस दे हेल्प themselves। अगर हम ये देखें, ये जो सेकंड सेंटेंस का दे है उसको रिप्लेस करके आया है हु, यानी कि इसने प्रोनाउन को रिप्लेस किया हुआ है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन मतलब एक तरह से ये प्रोनाउन ही है, और साथ ही ये कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। इस तरह हु शब्द यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। फिर आगे वही एक्शन बतलाने वाला शब्द है हेल्प, तो ये वर्ब हुआ। themselves
देम आप समझ ही सकते हैं कि ये प्रोनाउन है और उसका सेल्फ फॉर्म है। ये देम, ये दोस्त के लिए रिप्लेस करने वाला शब्द है, ये प्रोनाउन है। और वो दोस्त जो आया था खुद नाउन की जगह पे आया था, मतलब ये भी इनडायरेक्टली उन्हीं नाउन्स के लिए है। तो ये देम शब्द जो है आपका प्रोनाउन है। और चूंकि ये सेल्फ फॉर्म है तो सेल्फ फॉर्म में दो तरह के प्रोनाउन होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक एम्फेटिक प्रोनाउन। ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो अब इसके पश्चात हम अगला उदाहरण लेते हैं उसको समझने के लिए, ताकि हम इनको और बेहतर ढंग से जान सकें। यहाँ देखते हैं, ही इज रिच बट अनहैप्पी। तो दोस्तों यहाँ तो साफ है कि ये ही किसी मेल पर्सन की जगह पर आया हुआ शब्द है, तो ये तो प्रोनाउन है ही, और जिसको आप आसानी समझ सकते हैं। और ही क्या है, ही के बारे में कहने वाला शब्द है इज, तो कि वो रिच है, तो ये वर्ब कहलाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये बट, कभी कभी बट एडवर्ब भी हो सकता है और ये कुछ अन्य शब्दों का काम भी कर सकता है, जोड़ने का काम कर सकता है। अब हम यहाँ इसका फंक्शन देखना है कि ये क्या कर रहा है। क्या ये एक्सेप्ट का मीनिंग है, सेव का मीनिंग है? तो हम देखते हैं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कार्य देखें तो ये दो सेंटेंस को जोड़ा गया है यहाँ बट के जरिए और रिड्यूस्ड सेंटेंस तैयार किया गया है, ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। तो यहाँ हमने ही इज जो है यहाँ से हटा के दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। तो इस तरह से ये बट जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अनहैप्पी, अनहैप्पी फिर उसी के बारे में बतला रहा है। तो जैसे यहाँ से ही ये वर्ड था रिच, ये दोनों शब्द ही के बारे में बतला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, मतलब ही को डिफाइन बतला नहीं रहे हैं, मतलब ही को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बतला रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है और अनहैप्पी भी एडजेक्टिव है। इसी के साथ आगे अगले देखते हैं दोस्तों। हम अगला एक उदाहरण लेंगे। इस तरह हमने देखा कि यहाँ बट कंजंक्शन का कार्य कर रहा था। अब द रिच शुड हेल्प द पुअर। The rich should help the poor। ये क्या है, यहाँ पर हम देखें द रिच, रिच आप दोस्तों समझ रहे होंगे एडजेक्टिव है, द पुअर एडजेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ ये एडजेक्टिव अगर प्यूपिल लिखा होता तो नो डाउट द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर पीपल, लेकिन रिच वर्ड ने वहाँ प्यूपिल को अलग करके हमने द रिच को लिया, जो मतलब उस प्यूपिल नाउन के बराबर काम कर रहा है और पूरे रिच पीपल जो है उनकी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिच यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये नाउन है, शुड हेल्प एक्शन को दिखला रहा है, ये वर्ब है और वर्ब के बारे में जब हम डिटेल में जानेंगे तो इसके और डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लें कि ये हेल्प, शुड हेल्प एक्शन को दिखला रहा है, इसलिए ये वर्ब है। और पुअर जैसे वो रिच है ऐसे ये पुअर भी पूरी रेस उस काइंड को दर्शा रहा है। तो ये भी नाउन की तरह यहाँ काम कर रहा है। और ये रिच यहाँ आगे पर्सन, प्योर पर्सन से मतलब या पीपल से मतलब है, मतलब यहाँ एक से ज़्यादा, तो ये एक तरह से
प्लूरल प्रोनाउन के रूप में भी हैं। इनके साथ अगर कोई वर्ब का ऐसा मैटर उठता है कि सिंगुलर वर्ब लग जाए या प्लूरल वर्ब, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे रिच पीपल, पूरे प्योर पीपल के बारे में बतला रहे हैं। अब अगला शेक्सपियर की वेल नोन ड्रामा जो है जूलियस सीजर से हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा वैसा न लिख के पहले दूसरे तरीके से लिख रहे हैं ताकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकें। कार्ड्स डाई मैनी टाइम्स cards die many times before they physically die. दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि कावर्ड पीपल जो है वो जैसे यहाँ लिखा हो डाई मैनी टाइम्स बिफोर दे फिजिकली डाई, और एक्चुअल सेंटेंस जो है वो है कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर their death. तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, कार्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दे फिजिकली डाई। हु डाई? कार्ड्स डाई। कार्ड्स है तो ये कार्ड्स यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? नाउन। और डाई जो है दिस इज एन एक्शन टेलिंग वर्ड, एक्शन दिखला रहा है, क्रिया को दर्शा रहा है, तो ये वर्ब हुआ। और मैनी जो है वो टाइम्स कितनी बार उसकी संख्या बतला रहा है, तो एक एडजेक्टिव के रूप में नाउन को डिफाइन कर रहा है, और टाइम्स नाउन की तरह काम कर रहा है, नाम का आभास करा रहा है, ये नाउन है। यहाँ पर वो वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ भी बिफोर है और यहाँ भी बिफोर है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ ये बिफोर जो है वो दोनों के बीच में क्या कर रहा है? ज्वाइनिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ वो कंजंक्शन है, और ये दे प्रोनाउन कार्ड्स की जगह पे आया, तो ये प्रोनाउन हो गया। फिजिकली डाई पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है? वर्ब है, एक्शन टेलिंग वर्ड है, तो ये वर्ब है। और किस तरह? हाउ दे डाई, फिजिकली डाई, फिजिकली जो किस तरह से मरते हैं? फिजिकली मरते हैं, मतलब ये एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब नीचे हम देखते हैं वही चीजें हैं, बिफोर देयर डेथ। यहाँ देयर डेथ जो है, दे डाई, दे फिजिकली, बिफोर दे फिजिकली डाई, उसको देयर डेथ में कन्वर्ट करके हमने एक फ्रेज में कन्वर्ट किया था, क्योंकि नाउन फ्रेज की तरह था और उन दोनों के बीच में यहाँ आया है। तो इसने यहाँ दो सेंटेंस को ज्वाइनिंग का काम ना करके एक प्रीपोजिशंस के तरह काम किया है। तो यहाँ ये बिफोर जो है प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ये भी नाउन फ्रेज है और कार्ड्स और इनके बीच में रिलेशन बैठा रहा है। तो इस तरह यहाँ बिफोर जो है वो प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो हम इस तरह से इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते तो कुछ ऐसी टेक्निक्स का हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नॉलेज का, फ्रेजेस का, क्लॉजेस का, उनकी मदद से ही ये सारा कन्वर्जन
करते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और देखते हैं, ब्रेवो। ब्रेवो, यू हैव डन वेल। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्रेवो, ब्रेवो ना तो ये शब्द तो इस तरह से, ये ब्रेवो एक ऐसा शब्द जो प्रशंसा कर रहा है, हमारी एक उत्साह को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शा रहा है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाने वाले शब्द को हम क्या है, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग और ये शब्द एक ही शब्द अपने आप में पूर्ण वाक्य की तरह काम करता है। बाकी आप समझ सकते हो दोस्तों, यू यहाँ पर प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी नाउन की जगह पे है। हैव डन एक्शन को दर्शाते हैं, तो ये वर्ब के उसमें है वेल। वेल जो डन वेल, कैसा किया, अच्छा किया, यानी वर्ब को इस शब्द ने, वेल ने मॉडिफाई किया है। और जो वर्ब जैसे हमने पिछले उसमें हाउ और अन्य तरह से कैसे मॉडिफाई किए, इस चीज़ को हमने पिछले क्लास में देखा था कि ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव, वर्ब या खुद अपने आप को, एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द उसमें ऐड होते हैं, उनके मीनिंग को और बेटर ढंग से क्लियर करके प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब का काम ही है कि एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और कभी कभी स्वयं को मॉडिफाई करना। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो है उनके शब्दों के, उनके कार्यों के आधार पर विभिन्न सेंटेंस में देखना, पहचानना सीखा। लेकिन अभी भी ये हमारा ज्ञान शायद पूर्ण नहीं होगा, इसलिए हम अगली क्लास में कुछ ऐसे शब्द लाएंगे जो अलग अलग वाक्य होंगे, पर हर जगह वो नाउन अकेला नहीं होगा, वो अन्य एडजेक्टिव भी होगा, वही वर्ड हो सकता है कंजंक्शन भी हो, वही वर्ड हो सकता है कि वर्ब हो, एडवर्ब हो। ये चीज़ को हम ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम अगली क्लास में प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।